Good morning, students. Myself Harish, and in class 9th, our topic is force and laws of motion. In this chapter, we are already studying about the concept of force and Newton's first law. So today we are going to start the topic related to the Newton's second law and the some example of related to this concept that we seen in our daily life. So let's start the today's topic. तो स्टूडेंट हमने न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो अब तक पढ़ रखा था इस चैप्टर के अंदर। और फर्स्ट लॉ न्यूटन का जो है वो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, जिसके अंदर की इनर्शिया एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर जो चेंजेस आता है उसका वो अपोज करती है। और इनर्शिया डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। अब कुछ स्टूडेंट का इशू था कि इनर्शिया की कोई यूनिट होती है या नहीं होती। तो बेसिकली इस लेवल की हम अगर बात करते हैं, नॉर्मल इनर्शिया जो है उसके अंदर हम इनर्शिया को यूनिट लेस क्वांटिटी लेते हैं। आगे जो आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह के कुछ कंसेप्ट हैं जो आगे हायर लेवल के अंदर है, वहाँ पर जाके इसकी कुछ यूनिट हम ले सकते हैं। लेकिन अभी क्लास 9th लेवल के अंदर जो हमारी नॉर्मल इनर्शिया है इसको हम एक यूनिट लेस क्वांटिटी यहाँ पर कह सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी हमें स्टडी करनी है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसमें हम आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म है उसको डिस्कस करेंगे, और वो चीज़ है मोमेंटम। मोमेंटम की यहाँ पर हमने बात करनी है इस चैप्टर के अंदर, पहले इस टॉपिक के अंदर, सॉरी। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है। अभी आप देखो कि हमारे पास दो तरह की बॉल है। एक टेनिस बॉल आपने देखी होगी, ग्रीन कलर की हल्की सी बॉल होती है जिससे हम अगर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो हमारे लिए काफ़ी सेफ़ है। एक होती है दूसरी सीजन बॉल, या मान लो कोई प्लास्टिक की हैवी बॉल है। तो इन दोनों बॉल के अंदर क्या डिफरेंस है। हम बेसिकली क्रिकेट खेलते हैं, मान लो कि चाइल्डहुड से लेकर यंग एज तक, छोटे बच्चों से लेकर हम बड़े जो हो गए आज, हम भी अगर क्रिकेट खेलते हैं तो हम टेनिस बॉल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कारण क्या है कि टेनिस बॉल अगर हमारे बॉडी के साथ लग जाए, कोई बॉलर ज़ोर से बॉल फेंकता है, हमारे अगर बॉडी के साथ वो हिट करेगी तो इंजरी होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम होंगे। लेकिन अगर हम सीजन बॉल से खेलते हैं, जो क्रिकेट का मैच आपने टीवी में देखा होता है, इंटरनेशनल लेवल के जो मैचेस होते हैं वहाँ पे जो बॉल यूज़ होती है, हम उससे क्यों नहीं खेलते। कारण क्या है कि हम अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि अगर हम लेदर वाली जो बॉल है, सीजन बॉल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो बॉल है, उससे अगर खेलते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी गार्ड्स, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कि आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा कि प्लेयर पैड पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, चेस्ट गार्ड वगैरह, काफ़ी सारे उनको गार्ड पहनने पड़ते हैं ताकि बॉल से उनको लगने के चांसेस ना हो। कारण क्या है, दोनों बॉल है ऑलमोस्ट सेम शेप की होती है, लेकिन फिर भी सीजन बॉल जो है उससे हम खेलते हैं तो हमें चोट लग सकती है। तो ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो है मोमेंटम का, कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है, यानी कि हर चीज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो मास तो उसके अंदर होगा, ऑब्वियसली सी बात है। बिना मास, अगर मास जीरो है तो हम मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हर चीज़ जो हम आसपास देखते हैं उसका एक प्रॉपर मास होता है। और जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ, तो उसकी मास और जो वेलोसिटी है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा मोमेंटम कहलाता है। यानी कि मोमेंटम जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है। और इसको हम फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं, स्मॉल p से मोमेंटम को इंडिकेट करेंगे, मास के लिए m एंड वेलोसिटी के लिए v। ये मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है। तो अब मोमेंटम क्या है कि एक ऐसी चीज़ है जो हम देख नहीं सकते, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, या इसका हम कह सकते हैं कि फील इसको हम कर सकते हैं। अब मान लो कि कोई एक ट्रक खड़ा है कहीं पे सड़क के ऊपर, हमें पता है कि वो पार्क किया हुआ है, पार्किंग के अंदर है, तो हम कोई उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, आराम से चले जाते हैं। अगर मान लो यही ट्रक 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ पर हमारी तरफ आ रहा है, हालांकि 5 मीटर मान लो काफ़ी कम वेलोसिटी है, तो भी हम क्या है कि ध्यान उसका हम रखते हैं, हम पहले ही थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं कि हमारे साथ वो टकरा ना जाए। तो ये चीज़ें क्या होती है कि हम अगर इस तरह के अपने सेफ्टी का जब ध्यान में रखते हैं तो इसके पीछे मेन कारण है वो ये मोमेंटम का, कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट
अपना एक मोमेंटम दूसरी बॉडी के ऊपर लगाता है। मोमेंटम मतलब एक फोर्स, उसको अपन कह सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट का फोर्स है एक तरह से। अब कई बार क्या होता है कि एक साइकिल है, वो अगर मान लो दीवार के साथ टकराती है तो दीवार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर एक कोई भी 4 व्हीलर या कोई ट्रक जाकर एक दीवार के साथ टकराएगा तो उससे क्या होगा कि दीवार है वो गिर जाएगी। कारण क्या है कि मोमेंटम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। साइकिल है, उसका मोमेंटम कम होगा तो ज़्यादा दीवार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ट्रक वगैरह या ट्रैक्टर आकर दीवार के साथ टकराता है तो ये गिर जाती है, क्योंकि लार्ज मोमेंटम जो इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो मोमेंटम जो है वो हम कह सकते हैं कि सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दोनों के अलग अलग यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखो एक गन है हमारे पास, मान लो गन की बुलेट काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है लेकिन उससे एक आदमी मर सकता है। हालांकि उसका वजन काफ़ी कम होता है, 100, 50, 200 ग्राम हम कह सकते हैं, इतना मास उस ऑब्जेक्ट का है। मास हालांकि गन का काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बुलेट का जो मास होता है वो काफ़ी स्मॉल मास मान लो हमने यहाँ पे देखा है। तो अब बुलेट चलने से आदमी मर सकता है, लेकिन अगर हम एक 500 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लें, 500 ग्राम का पत्थर भी अगर किसी आदमी के मारे तो वो नहीं मरेगा, चोट जरूर लग सकती है लेकिन मरेगा नहीं। कारण क्या है कि दोनों, अब देखने में तो ये लग रहा है कि 500 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा भारी है, 100 ग्राम से 5 टाइम्स हम कह सकते हैं इसका मास ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उससे आदमी की चोट कम लगेगी। जितना नुकसान एक बुलेट करेगी उतना वो ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण मोमेंटम है। तो जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी के साथ मूव करती है और उसका मास मान लो काफ़ी कम है तो भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है, या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है लेकिन स्पीड उसकी कम है तो भी वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है दूसरी चीज़ के ऊपर। तो इसलिए मोमेंटम जो है उसकी हमने यहाँ पर कंसेप्ट है वो यूज़ करनी है। मोमेंटम निकालने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी पता होना चाहिए, और उसके बेस में हमारा फॉर्मूला जो m/v है वो यहाँ पे बन रहा है। इसकी SI यूनिट जो है मोमेंटम की वो क्या होगी, जैसे मास की यूनिट हम किलोग्राम लेते हैं तो ये किलोग्राम आ जाएगा, वेलोसिटी की मीटर पॉन में सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड जिसको हम कहते हैं, तो मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी SI यूनिट यहाँ पर रहेगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि मास तो हम जीरो नहीं कर सकते, ओबियसली बात है कि अगर मास जीरो है फिर तो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा जो हमारा फोकस रहेगा वो वेलोसिटी के ऊपर रहेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी कम या ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से हम उसका मोमेंटम जो है ज़्यादा तरह से चेंज कर सकते हैं। इसीलिए क्या होगा कि जब इस अपने कंसेप्ट को आगे यूज़ करेंगे सेकंड लॉ के अंदर, वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस वेलोसिटी के अंदर चेंजेस के अंदर ही देखते हैं। क्योंकि जैसे देखो मान लो कि हमारे पास कोई बॉल है, अब जैसे देखो कि ये हमारे पास एक बॉल है, अब हमने बॉल परचेज कर रखी है, हम बॉल कहीं से ले आए हैं, तो क्या है कि इसका जो मास है बहुत फिक्स हो गया, हम इसका मास अब चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको मूव करवाने की हमारे पास वेलोसिटी हम इसको दे सकते हैं अलग अलग अपने फोर्स के अकॉर्डिंग। कम फोर्स लगाएंगे ये धीरे मूव करेगी, जोर से फोर्स लगाएंगे एकदम से मूव करेगी। तो ये चीज़ें जो, अब जैसे देखो कि ये टॉयज कार है एक, हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, इसी तरह से हम बड़ी कोई कार भी ले सकते हैं। तो अब इसका जो मास है वो हमें पता है कि फिक्स है, जो एक बार हमने इसको मार्केट से या जो कंपनी है वहाँ से परचेज कर लिया, तो इसका मास थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है कि इसके अंदर 4 बंदे बैठे हैं या एक आदमी बैठा है, फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल कितने हैं, वो माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इसका मास है वो फिक्स है। अब इसका मोमेंटम है वो कैसे चेंज होगा, वो उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होगा कि जब ये एकदम से फास्ट जैसे मूव करेगी तब ये ज़्यादा मोमेंटम अपना क्रिएट कर सकता है, लेकिन जब ये धीरे मूव करेगी तो कोई ज़्यादा इसका खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये देखो कि एक हमारे पास है कि ये रेडियो का या सेल हमने एक रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास गाड़ी हमारी है जो आ रही है। देखो अब इसमें क्या होगा कि जब ये बिल्कुल स्लो स्पीड पे मूव कर रही है तो इसके ऊपर कोई खास नहीं फर्क पड़ा, लेकिन जब ये गाड़ी एक फास्ट स्पीड के ऊपर आकर किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज अपना ला सकती है। स्लो स्पीड में आकर इसके साथ टकराई कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब ये फास्टली आकर मूव करेगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर सकता है। ये चीज़, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कैसे ये अपना
मोमेंटम जो है वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना लगा सकता है। जैसे एक टेनिस बॉल है, इसको हम धीरे से इसके साथ टकराएंगे, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी स्पीड कम है तो मोमेंटम ज़्यादा इसका है नहीं। लेकिन जब ये एक स्पीड के साथ इसके साथ जाके टकराएगा तो उससे ऑब्जेक्ट है वो गिर जाता है। तो ये सारा कंसेप्ट है मोमेंटम का, कि जब एक लार्ज मास का ऑब्जेक्ट स्लो स्पीड पे ट्रैवल करता है तो भी अपना हायर मोमेंटम जनरेट कर सकता है, या स्मॉल मास का ऑब्जेक्ट हायर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो वो अपना मोमेंटम है वो इंक्रीज कर सकता है, और इसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर देखने को मिलता है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मोमेंटम से रिलेटेड था। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये बताता है द रेट ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. हमने बात कर ली कि मोमेंटम चेंज हो सकता है कैसे, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि चेंज करके। लेकिन वो वेलोसिटी चेंज होगी कैसे? किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करनी है तो वहाँ हमें चेंज लेकर आना है किसके अंदर, फोर्स के अंदर। जो उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं वो चेंज कर देंगे तो गाड़ी की या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अब मान लो हम साइकिल से कहीं पे जा रहे हैं, हमें पता है कि ठीक है हमने आराम से जाना है तो कोई जल्दी नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाएंगे, साइकिल हमारी धीरे धीरे चलेगी। लेकिन यही मान लो कि स्कूल लगने वाला है, हमें पता है कि स्कूल में हमने 8:45 पे पहुंचना है और 5 मिनट ही रह गए, फिर हम मतलब ऐसे बिजली की स्पीड के साथ, लाइटनिंग फास्ट स्पीड के साथ हम भागे हुए आते हैं। तब हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम कार में कहीं जा रहे हैं, हमने टॉप गियर डाला हुआ है, एक्सीलरेटर पे हमने थोड़ा सा पैर रखा हुआ है, 60 की स्पीड में हमारी कार चल रही है। अगर हम उस एक्सीलरेटर पे पैर थोड़ा ज़्यादा दबा के रखेंगे तो उससे क्या होगा कि गाड़ी के अंदर जो फोर्स क्रिएट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें फोर्स के अंदर चेंजेस लाना पड़ता है। अगर फोर्स बढ़ा देंगे तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स कम कर देंगे तो मोमेंटम है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो सेकंड लॉ है न्यूटन का वो इस स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल वर्ड यूज हो गया। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि उसी रेशियो के अंदर, जैसे मान लो कि हमने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले मोमेंटम का, F इज इक्वल टू m इंटू वी। इसमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। लेकिन जो स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है इसको अगर हम ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि यहाँ पे F जो है वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन मोमेंटम ये इसके अंदर यहाँ पर यूज होगा। अब यहाँ पे रेट की बात हुई है, जहाँ पे किसी चीज़ का रेट निकाला जाता है बेसिकली हम उसको टाइम के साथ रिलेट करते हैं। ये क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा इनका लिंक होता है, वेलोसिटी का टाइम के साथ है, एक्सेलरेशन का है, इसी प्रकार मोमेंटम का है। तो चेंज इन मोमेंटम अगर अपॉन में इसके हम टाइम लिख देते हैं तो ये फिर इसका रेट आ गया। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये जो सिंबल है ये प्रोपोर्शनल का सिंबल कहलाता है। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड इक्वल नहीं है एक दूसरे के, इसको इक्वल करना पड़ता है हमें। तो वो हम कैसे करते हैं उसका छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कि हम कोई भी एक नोटबुक लेके आ रहे हैं मार्केट से, नोटबुक और यहाँ पे पेन। नोटबुक जो है वो 20 रुपये की है, पेन जो है वो 10 रुपीज़ का है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, आज से 5 साल बाद मान लो क्या होगा कि जो नोटबुक का रेट होगा वो 30 रुपीज़ हो गया, पेन का रेट है 15 रुपीज़ हो गया। उसके फिर 5 साल बाद नोटबुक जो है वो 40 की मिलने लग जाएगी, पेन है वो 20 रुपीज़ का मिलने लग जाएगा। तो अब इनकी जो प्राइस का जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है, हम कह सकते हैं कि नोटबुक की जो प्राइस है वो पेन की प्राइस की डबल है। तो इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना बना, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो 20 को 10 से डिवाइड करें, 20 डिवाइड बाई 10, आंसर आ गया 2।
तो ये मतलब नोटबुक का रेट इससे डबल है। और अगर हम 10 को 20 से डिवाइड करेंगे रेशियो आएगा 1/2। इसका मतलब ये है कि पेन की जो प्राइस है वो नोटबुक से आधी है और नोटबुक की प्राइस पेन की डबल है। हम अलग अलग स्टेटमेंट के अंदर एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दूसरे का रेशियो 30/15, ये भी हमें 2 का यहाँ पे आ रहा है। 40/20 ये भी 2 का आ रहा है। तो इनका मतलब क्या है कि नोटबुक और पेन की जब अपनी बात करते हैं, नोटबुक की प्राइस जैसे 20 थी और पेन की है 10, इसके बीच में अगर हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं तो इसका मतलब है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में 10 है, इधर 20 है। अगर 10 को हमने इसके इक्वल करना है तो हम इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 2, क्योंकि रेशियो यहाँ पे 2 का आ रहा था ऊपर। तो इससे 20 और 20 ये इक्वल हो जाएंगे। इक्वल का सिंबल तभी लगा सकते हैं जब दोनों साइड एक दूसरे को बैलेंस करती हो। तो अगर मान लो 15 को हमने 30 के इक्वल लिखना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 को 40 के इक्वल लिखना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल वाला जो केस होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, राइट हैंड साइड को, जिससे वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। और वो जो हमारा एक नंबर होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम फोर्स की अमाउंट चेंज करते हैं वैसे वैसे मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज अलग अलग है। फोर्स जो है उसकी यूनिट न्यूटन के अंदर होती है, मोमेंटम जो है वो अलग क्वांटिटी है, हमने देखा था अभी किलोग्राम मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम है। तो जो क्वांटिटीज़ उनकी यूनिट अगर अलग अलग है तो वो एकदम से इक्वल नहीं हो सकती। वहाँ पे उनके बीच का जो रेशियो है वो हम इक्वल कर सकते हैं। रेट उसका निकाल के हम ऐसे उसको एक्सप्लेन करेंगे कॉन्स्टेंट लगाकर, फिर उनको इक्वल बनाया जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। स्टेटमेंट ये कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम के अंदर चेंज हमने लिखना है, सीधा मोमेंटम हमने लिख दिया m/v से। इसका मतलब v यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि फोर्स चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी तो हम यहाँ पे दो तरह की वेलोसिटी यूज़ करेंगे, जो हमने पहले भी देखा था, v एंड u। अगर मोमेंटम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और एक उसकी फाइनल वेलोसिटी, दोनों को लेकर चलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखो आप कि कैसे मोमेंटम निकलता है। मान लो कि हमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका मास है 100 किलोग्राम और पहले वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा था और बाद में हमने थोड़ा और फोर्स लगाया तो स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो 5 मीटर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इसको u लिखेंगे। 10 मीटर इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसको v लिखेंगे। मोमेंटम कैसे निकलेगा? अब हमने क्या, अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल कैसे निकलेगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी u। मास कांस्टेंट है दोनों केस में क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब हमने मास एग्जांपल में 100 लिया हुआ है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। वेलोसिटी के लिए 10 लिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 10 थी और इसमें m 100 आएगा और u जो है वो 5 आ जाएगा। इसको एक बार ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये आ गया 1000, ये आ गया 500। माइनस करेंगे तो 500 का चेंज आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, फाइनल और इनिशियल दो मोमेंटम निकालकर उनको माइनस करते हैं दूसरे से। तो अभी यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला निकालना है, उसके अंदर हमें वैल्यू नहीं पता तो हम सीधा m/v और m/u लेंगे। तो जो हमारी डेफिनेशन थी, लेफ्ट साइड में हमारा फोर्स था, यहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हमें लिखना है। तो चेंज की जगह पे हम ये लिख सकते हैं mv माइनस mu। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम के लिए t आ गया। अब देखो ये जो सिंबल है इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है और उसको हम k मान लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो वहाँ पे हम कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पे k हमने एक कांस्टेंट लिया हुआ है। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर प्रोपोर्शनल को हटाकर आपने इक्वल का सिंबल लगाना है तो राइट हैंड साइड को आपने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। तो कांस्टेंट से हमने अगर प्रोपोर्शनल के राइट साइड में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया तो अपने आप यहाँ पे इक्वल का सिंबल हम लगा सकते हैं। ये हमेशा आपने नोट रखना है इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर कि प्रोपोर्शनल का सिंबल कब हटेगा, जब राइट साइड को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने
इस सिंबल को हटाने के लिए ये कांस्टेंट लगा दिया, बाकी जो क्वांटिटी थी वो एम बी माइनस एम यू अपॉन में टी, ये एज इट इज़ यहाँ पर रहेगी। अब इसमें से m हम कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट में से, तो यहाँ पे v माइनस यू अपॉन में t ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि v माइनस यू अपॉन में t ये क्या था। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये a के इक्वल था, a फॉर एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का फॉर्मूला था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पुट करना है इस ब्रैकेट के अंदर। तो फॉर्मूला था f इज इक्वल टू के एम और यहाँ पे आ जाएगा a। ये सेकंड लॉ का फॉर्मूला बन गया हमारा f इज इक्वल टू के एम ए। अब k जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कैसे हम लेंगे, देखो कि लेट हम कर लेते हैं, मान लो कि अगर फोर्स हमारा 1 न्यूटन लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है वो 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन भी अगर वहाँ पे 1 आ रहा है, तो उस केस में k की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट हमने थोड़ा सा लेट किया हुआ है इसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर k की जगह 1 यहाँ पर पुट करेंगे, तो उससे हमारा जो फॉर्मूला है f इज इक्वल टू के की जगह अगर 1 आ गया तो m इंटू ए रह जाएगा पीछे। ये न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू एम ए। ये आपने प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। जो स्टेप हमने यहाँ पर लिखे हैं अभी, पहले स्टार्ट किया था हमने f प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, उसके बाद आगे फिर एम बी माइनस एम यू, और इस तरह से आपने यहाँ तक इसको करना है। और ये जो फॉर्मूला है हमारा ये न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर अप्लाइंग more force speed becomes, या velocity जो है velocity becomes 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स, जो एडिशनल फोर्स लगा है वो कितना है वो निकालना है आपने। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था F निकालने के लिए m इंटू ए ये होना चाहिए, और a निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं v माइनस यू अपॉन में t। इसमें एक कई बार टाइम का कंसेप्ट भी रहता है कि जो स्पीड चेंज हुई है वो कितने टाइम में हुई है, क्योंकि ये तो है नहीं कि हमने मान लो एकदम से एक्सीलेटर पे पैर रखा, गाड़ी हमारी पलक झपकते ही 18 से 36 पे या 50 पे चली गई, उसको कुछ टाइम लगता है। तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन, या जो टाइम लगा हुआ है टाइम इज़ 5 सेकेंड। ये आप जब टेक्स्ट बुक में इस तरह के एग्जांपल देखोगे आपको वहाँ पे क्लियर ये मिलेगा सारा। तो अब हमने क्या करना है, फोर्स निकालना है, और फोर्स निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। m गिवन है 1000, एक्सेलरेशन निकालने के लिए v माइनस यू अपॉन में t ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें v कितना है, फाइनल वेलोसिटी वो दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है 5 अपॉन में 18 वाले फॉर्मूले के साथ। तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और u दे रखा है यहाँ पे 18, तो ये भी 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज हो गया। अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो देखो, a निकालना है तो हमें v माइनस यू अपॉन में t ये लगाना है। v की वैल्यू यहाँ पे 10 है, u की 5 है, अपॉन में t भी 5 सेकेंड गिवन है यहाँ पर, तो 10 माइनस 5 आ गया, अपॉन में 5। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। अब फोर्स निकालना है तो इसमें मास की वैल्यू हमें 1000 दे रखी है, एक्सेलरेशन हमने 1 निकाल लिया, तो जो फोर्स की अमाउंट है वो 1000 न्यूटन आ जाएगी। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपने करनी है इसके अंदर। तो आज का काम इतना ही है हमारा। क्वेश्चन लिखना है पहले, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले जो मोमेंटम वाला था उसके क्वेश्चन में हम लिखेंगे एक्सप्लेन अबाउट द मोमेंटम। वहाँ पे मोमेंटम की डेफिनेशन आ जाएगी कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और फिर उसका फॉर्मूला p इज इक्वल टू mv।
फिर सेकंड क्वेश्चन आपने ये लिखना है न्यूटन सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने वाला, डेराइव इट्स फॉर्मूला। ये जो चीज़ है इसको हम फॉर्मूला ड्राइव करना बोलते हैं कि फॉर्मूला हमने कैसे बनाया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आपने करना है। और उसके बाद टेक्स्ट बुक में से जो न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे वो आपने सॉल्व करके देखने प्रैक्टिस के लिए। तो आज की क्लास हमारी इतनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।